हेलो एवरीवन, में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम। और आप जैसे जेई नेट कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, जैसे जेई नेट है या नीट का एग्जाम देते हैं, उसमें काफ़ी चांसेस रहते हैं इसके आने के। आपके बोर्ड एग्जाम में भी अब जैसा कि आप जान रहे हैं कि बहुत सारे मैक्सिमम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसके भी लिए भी ये सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसलिए कभी भी कोई भी चैप्टर जो आप पढ़ते हैं, कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं, तो उसके बाद जो आपका मेन मोटो होता है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर पाते हैं, जिससे आपको ये पता चल पाता है कि आप की जानकारी कितनी हद तक हो पाई है, आप कितने हद तक तैयार हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो उसी मोटो को लेकर के हम लोगों ने एक वीडियो जो है यहाँ पे तैयार किया है, जिसमें हम लोग आज सॉल्व करेंगे वैसे क्वेश्चंस को जो मोस्ट प्रोबेबली आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम या जेई या नीट के एग्जाम में आ सकते हैं। तो आइए बात करते हैं वो कौन सा पहला क्वेश्चन है जो मोस्ट प्रोबेबल है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम या बोर्ड एग्जाम के व्यू से। तो आपके स्क्रीन पे ये पहला क्वेश्चन दिखाया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि क्रोमियम क्लोराइड जो हाइड्रेटेड सॉल्यूशन है, क्रोमियम क्लोराइड का दिया हुआ है यहाँ पे। ये एक रिएजेंट है जो रिएक्शन कर रहा है आपको सिल्वर नाइट्रेट के आधिक्य से, मतलब मैक्सिमम प्रेजेंट है आपका सिल्वर नाइट्रेट और क्रोमियम क्लोराइड। कह रहा है कि रिएक्शन के बाद जो रिजल्टेंट मिल रहा है, जो फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है, वो आपका मिल रहा है 3 मोल। ये आपका 1 मोल है आपका क्रोमियम क्लोराइड, जो आपको सिल्वर नाइट्रेट के अधिक से रिएक्शन कर रहा है, और इसके रिजल्ट में आपको मिल रहा है 3 मोल सिल्वर क्लोराइड का 3 मोल यहाँ पे रिजल्टेंट के तौर पे मिल रहा है। तो यहाँ पे बात ये आती है कि आपको जो कहने का मतलब है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि जो ये क्रोमियम क्लोराइड के से रिएक्शन कराया जा रहा है, तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसका फॉर्मूला फाइनली क्या होगा। यहाँ पे आपको ये सीधे तौर पे दिया गया है, यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें सिल्वर नाइट्रेट जो है रिएक्शन कर रहा है। तो फाइनली पूछ ये रहा है क्वेश्चन में कि आपका जो फाइनल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो फॉर्मूला होगा, जो संकुल फॉर्मूला जिसे आप कहते हैं, वो फाइनली क्या होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आपको बता दें कि जैसा कि आपने वर्नर्स की थ्योरी पढ़ी होगी, बताया गया है कि वर्नर्स की थ्योरी में हमने आपको बताया कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है उसको कोई काउंटर आयन जो होता है वो मैनेज करता है ना। यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट जब आप रिएक्शन कराएंगे तो ये जो है सिल्वर नाइट्रेट आपको टूट जाएगा Ag प्लस NO3 माइनस। ओके, Ag प्लस NO3 माइनस। ओके, अब बात आती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आपने बताया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में से पहले ही बताया जाता है कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेटल के साथ जो भी लिगेंड जुड़े होते हैं, चाहे वो ABCD कोई भी हो, वो कभी बाहर नहीं आता है। दैट मीन्स कि ये जो पार्ट्स है जो कॉम्प्लेक्स के अंदर है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। पार्टिसिपेट वही करता है जो यहाँ पे आपको काउंटर आयन के रूप में मौजूद होता है, काउंटर आयन के रूप में मौजूद होता है। यानी कि सीधा सीधा मतलब है कि सिल्वर से वही मॉलिक्यूल या वही एलिमेंट रिएक्ट करेगा जो यहाँ पे काउंटर आयन के रूप में मौजूद है। इसका मतलब है कि Cl जो है, जो सिल्वर क्लोराइड के साथ यहाँ पे जुड़ रहा है, इस बनने वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्लोरीन जो है वो काउंटर आयन की भूमिका निभा रहा है। ओके, यानी कि सीधी सीधी बात हो गई कि अब इस फॉर्मूला में जो ये मॉलिक्यूलर आपका फॉर्मूला दिया हुआ है, वहां पे Cr जो हो गया वो मेटल हो गया, आपका ये H2O जो हो गया वो लिगेंड हो गया, और Cl जो हो गया वो काउंटर आयन हो गया। क्योंकि काउंटर आयन हमने अभी बताया आपको कि सिल्वर से काउंटर आयन ही सिर्फ रिएक्शन कर सकता है, क्योंकि ये काउंटर आयन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स पार्ट के बाहर होता है।
कॉम्प्लेक्स पार्ट के अंदर जो भी पार्ट्स होते हैं वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, आप किसी भी उसको सॉल्यूशन में रख दीजिए। तो यहाँ पे क्लोरीन जो है वो काउंटर आयन की भूमिका निभा रहा है, Cr जो है वो सेंट्रल मेटल हो गया और H2O जो है वो लिगेंड हो गया, वो भी आपको कॉम्प्लेक्स पार्ट के अंदर ही रहेगा। यानी कि सीधे तौर पे अब देखें तो हमारा जो फाइनल फॉर्मूला यहाँ पे प्रेडिक्ट होगा, जो फाइनल फॉर्मूला आएगा कंप्लीट कंपाउंड का, वो हो जाएगा आपका CrH2O का होल 6 एंड Cl3। तो यहाँ पे फाइनल जो आपका फॉर्मूला होगा वो होगा CrH2O का होल 6 Cl3। यानी कि को दिए गए क्वेश्चन में, आप फिर से एक बार क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, आप देख सकते हैं, दिए गए क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही होगा, क्योंकि वही आंसर जो फाइनल आपका आंसर प्रेडिक्ट हो रहा है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 शो कर रहा है और आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 4 ही होगा। ओके, अब आइए देखते हैं हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। दूसरे क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो उसमें आ रहा है आपको कीलेट लिगेंड की बात पूछी जा रही है। कीलेट लिगेंड का मतलब होता है कि वैसा लिगेंड जो दो बॉन्ड बना रहा हो आपको सेंट्रल मेटल के साथ। दैट मींस यहाँ पे मान लीजिए कि ये आपका सेंट्रल मेटल हो गया जो आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स पार्ट के अंदर रहता है, बड़े कोष्ठक के अंदर रहता है, और अगर कोई लिगेंड सेंट्रल मेटल के साथ दो बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हो, हम क्योंकि पहले ही आप कोऑर्डिनेशन बॉन्ड पढ़े तो आपको पता है कि लिगेंड जो होते हैं वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा सेंट्रल मेटल से जुड़े रहते हैं। तो वैसे लिगेंड जो दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा, आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि ये आपका एक लिगेंड है जो डबल कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा सेंट्रल मेटल से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे लिगेंड को हम लोग कहते हैं कीलेट लिगेंड। और इस लिगेंड के प्रभाव में जो सेंट्रल मेटल की स्टेबिलिटी होती है, आप कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, और इस घटना को हम लोग कहते हैं कीलेट इफेक्ट। कीलेट इफेक्ट। तो ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो क्वेश्चन इसी कीलेट इफेक्ट से पूछा गया है, और इसमें ये पूछा जा रहा है कि निम्न में से जो आपको क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा जो सेंट्रल मेटल है वो कीलेट इफेक्ट को शो कर रहा है, और दैट मींस कि कीलेट इफेक्ट को शो करने का मतलब है कि सबसे मैक्सिमम जो स्टेबिलिटी होगी उसी की होगी जिस सेंट्रल मेटल में आपका कोई कीलेट लिगेंड मौजूद होगा। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में 4 आपको दिए गए हैं, क्या कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। 4 में से पहला जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसका लिगेंड है CO, जिसको हम लोग कार्बोनिल कहते हैं, कार्बोनिल कहते हैं। दूसरा जो आपका सेंट्रल मेटल यहाँ पे जो आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया गया है उसमें जो है साइनाइड है, और तीसरा जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड उसमें जो लिगेंड है वो है C2O4, जिसको आपको ऑक्सैलेटो भी कहते हैं, ऑक्सैलेट आप कहते हैं। C2O4 डबल बाइंड एक्चुअली ये होता है। और चौथा जो आपका यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया गया है उसमें जो लिगेंड मौजूद है वो आपका H2O है, जिसको आप लोग आप कह सकते हैं वाटर, लिखने के समय आप एक्वा से इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे ये हम आपको बता दें कि आपको, आप लिगेंड पढ़े हैं तो आपको मालूम है कि यहाँ पे कार्बोनिल, साइनाइड और H2O ये तीनों मोनोडेंटेट लिगेंड हैं, और मोनोडेंटेट लिगेंड का मतलब होता है कि ये 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल को फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। यानी कि सीधा सीधा मतलब है कि ये जो तीनों लिगेंड हैं ये सिंगल कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा सेंट्रल मेटल से जुड़े रहते हैं। यानी कि ये जो आपका ऑक्सैलेट है ये आपका डाइडेंटेट लिगेंड है, डाइडेंटेट लिगेंड है, यानी कि ये डबल कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा सेंट्रल मेटल से जुड़ा होता है। और अभी बात हमने आपको बताई कि वैसा लिगेंड जो एक से ज्यादा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा सेंट्रल मेटल से जुड़ा हो उसको हम लोग कहते हैं कीलेट लिगेंड। क्या कहते हैं? कीलेट
लिगेंड, जिसके कारण सेंट्रल मेटल की कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। यानी कि ये आपका ऑक्जालेट जो है जिसका सेंट्रल मेटल में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मौजूद होगा उसकी स्टेबिलिटी बाकी तीनों के मुकाबले ज्यादा होगी। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 3 जो है सही होगा। यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो मोस्टली स्टेबल होगा बाकी तीनों की अपेक्षा। ओके, अब आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगले क्वेश्चन को अगर आप स्क्रीन पे देखें तो अगले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा जो आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करता है। यानी कि निम्न में से किस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ज्यामितीय समव्यवता प्रदर्शित होती है। तो हमने आपको शुरू में जो बताया था कि ज्यामितीय समव्यवता प्रदर्शित करने के लिए जो फॉर्मूला होना चाहिए वो होना चाहिए Ma2B2। ओके, दूसरा जो आपको फॉर्मूला हो सकता है जो कि सेंट्रल फॉर्मूला हो सकता है जो कि आपका प्रदर्शित कर सकता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, वो हो सकता है Ma3B3। ओके, तो इस तरह के कंपाउंड जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है प्रदर्शित कर सकते हैं। बाकी ऐसे कंपाउंड जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं उसमें हो सकता है कि Ma3(1), जैसे मान लीजिए Ma3B, जैसे ये तो हो गया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित कर सकता है, ये भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित कर सकता है। दूसरा कंपाउंड जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित नहीं कर सकता उस व्यू से अगर हम देखें तो हो सकता है जैसे कि ये तो हो गया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करेगा, ये जैसे Ma4, Ma3B, Ma5B, तो ऐसे कंपाउंड जो हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। तो बाकी आप जो अगर आपके स्क्रीन पे एक बार फिर दिख रहा है कि आपका जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक और हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए Ma4B2, ये भी आपका, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसी कैटेगरी से बिलोंग करता है जिसमें आपको दिया गया है H2O का और 4 Cl2। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो सही होगा, वही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करेगा। बाकी आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर 2 है वो इस कैटेगरी से बिलोंग करता है। ऑप्शन नंबर जो आपका 3 वहां पे दिया गया है वो आपको Ma4 की कैटेगरी से बिलोंग करता है। यहाँ पे A6 भी माना जा सकता है कि अगर A6 भी है तब भी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित नहीं करेगा। और ऑप्शन नंबर आपका 4 जो है वो इस कैटेगरी से बिलोंग करता है। यानी कि इस कैटेगरी से बिलोंग करने वाली इस तरह के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शो करने वाली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। ओके, बाकी इस तरह के अगर कंपाउंड हैं तो वो जो है मॉलिक्यूलर आप कह सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका सही होगा। आइए आप देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि अगला क्वेश्चन आप आसानी से देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि उभय दंतुर यानी कि एम्बिडेंटेड लिगेंड होने के कारण किस तरह की स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कंपाउंड जो है प्रदर्शित करते हैं। अगर सेंट्रल मेटल में कोई उभय दंतुर यानी कि एम्बिडेंटेड लिगेंड मौजूद हो तो उसके कारण कंपाउंड जो है आपका सेंट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो किस तरह का प्रदर्शित करेगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो एम्बिडेंटेड लिगेंड की अगर हम लोग बात करें, एम्बिडेंटेड लिगेंड यानी कि हम लोग कहते हैं इसको उभय दंतुर लिगेंड, उभय दंतुर लिगेंड, उभय दंतुर लिगेंड। ओके, उभय दंतुर लिगेंड का मतलब होता है कि वैसा लिगेंड जिसमें एक से ज्यादा एटम जो है मौजूद होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, लेकिन एक बार में कोई एक ही एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है।
यानी कि मौजूद एक से ज्यादा होते हैं एटम जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, लेकिन एक बार में कोई एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर एटम जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, यानी कि कोई एक ही कंपाउंड जो है वो आपका बॉन्ड बना सकता है, यानी कि कोई वो कंपाउंड जो है एक बार में एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकता है। ओके, अब यहाँ पे आपका फॉर्मूला यहाँ पे जो दिया गया है वो पैलेडियम कंपाउंड का है, जिसमें पैलेडियम सेंट्रल मेटल है। आप देख सकते हैं कि आपका जो दिया गया है कंपाउंड वो है C6H5 का होल है यहाँ पे 2, और बाकी है आपका एक SCN, यानी कि इसको हम लोग थायोसाइनेटो भी कहते हैं, या आप सीधे साइनेटो कह सकते हैं इसको। और दूसरा जो है आपका वो इसका आइसोमर्स है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आप यहाँ पे कह सकते हैं, जिसमें ये आपका है NCS, आपका NCH का होल 2 यहाँ पे दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे आप एक चीज आसानी से देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हमने आपको शुरू में भी बताया था कि जो भी एटम जो होता है वो अगर किसी उभयतंतु लिगेंड में, यहाँ पे साइनाइड जो है थायोसाइनेटो आप कह सकते हैं, थायोसाइनेटो S लगा हुआ है, तो हमने आपको शुरू में ही बताया था जब आपको ये क्लास कराई थी, तो उसमें बताया गया था कि जब एम्बिडेंटेड लिगेंड हम लोग किसी सेंट्रल मेटल के अंदर लिखते हैं, सॉरी किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर लिखते हैं, तो उसमें पहला एटम जो हम लोग डिनोट करते हैं, इसका मतलब होता है कि यही एटम सेंट्रल मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है। एम्बिडेंटेड में हमने बताया अभी कि एक से ज्यादा एटम जो होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। लिखने के वक्त पहला जो एटम लिखते हैं वही एटम, इसका मतलब है कि आपको सेंट्रल मेटल के साथ बॉन्ड बना है। तो यहाँ पे लिखने में आप दो चीज देख रहे हैं कि यहाँ पे SCN लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे NCS लिखा हुआ है। सीधा सीधा मतलब है कि यहाँ पे जो है वो थायोल ग्रुप जो है वो बॉन्ड बना रहा है, जबकि यहाँ पे नाइट्रोजन एटम जो है बॉन्ड बना रहा है। यानी कि दोनों में जो समावयवता प्रदर्शित हो रही है वो अलग अलग एटम के लिंकेज के कारण समावयवता प्रदर्शित हो रही है। यहाँ पे थायोल ग्रुप का लिंकेज है, जबकि यहाँ पे नाइट्रोजन एटम का लिंकेज हो रहा है। तो इसीलिए इसको हम कह सकते हैं कि एम्बिडेंटेड लिगेंड के मौजूद होने के कारण मोस्ट प्रोबेबली लिंकेज आइसोमेरिज्म जो है वो प्रदर्शित होता है। लिंकेज आइसोमेरिज्म जो है प्रदर्शित होता है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो होगा लिंकेज आइसोमेरिज्म, यानी कि इस दिए गए कंपाउंड में एम्बिडेंटेड लिगेंड मौजूद होने के कारण बंधनी समावयवता यानी कि लिंकेज आइसोमेरिज्म जो है प्रदर्शित हो रहा है। ओके, अब हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगला क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि निम्न में से कौन सा स्पीसीज जो है वो लिगेंड के लिए अपेक्षित नहीं है, यानी कि विच ऑफ द स्पीसीज डज नॉट एक्ट एज लिगेंड इन द फॉलोइंग, यानी कि दिए गए जो स्पीसीज में से 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें कौन सा स्पीसीज जो है वो लिगेंड की भूमिका नहीं निभा सकता है, यानी कि लिगेंड के लिए वो सुटेबल नहीं है। तो सबसे पहली बात हमको ये जाननी चाहिए कि लिगेंड की भूमिका कोई कब निभाता है। लिगेंड का मतलब है कि वैसा एटम्स या वैसा मॉलिक्यूल जिसके जो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सके। दैट मींस कि उसके पास अगर वो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसका मतलब है कि उसके पास 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए लोन पेयर के रूप में, तभी वो डोनेट कर सकता है। तो इस चारों स्पीसीज में से जिसके पास लोन पेयर होगा वही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, अगर नहीं है तो वो लिगेंड की भूमिका नहीं निभाएगा। ओके, तो अगर चारों स्पीसीज की बात करें तो पहला है आपका NO। NO की अगर हम लोग बात करें तो NO जो होता है इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रोसाइल। नाइट्रोसाइल जो है अगर इस हम लोग बात करें तो ये NO माइनस के फॉर्म में भी रह सकता है। ओके, और यहाँ पे जो है ये लोन पेयर यहाँ पे बन सकते हैं, सॉरी NO प्लस के फॉर्म में रह सकता है। नाइट्रोजीनियम इसको नाइट्रोसीलियम इसको भी कह सकते हैं।
तो NO प्लस के फॉर्म में ये 3 बॉन्ड बना सकता है NO प्लस के फॉर्म में। यहाँ पे 1 लोन पेयर यहाँ पे रहेगा, यानी कि ये जो है आसानी से लिगेंड की भूमिका निभा सकता है, क्योंकि इसके पास 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है डोनेट करने के लिए। दूसरा जो हमारा स्पीशीज है वो है आपका NH4 प्लस। NH4 प्लस जो है इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये आपके पास नाइट्रोजन के पास जो होता है 5 होता है इलेक्ट्रॉन, ये 4 के साथ जो है कोवेलेंट बॉन्ड बना चुका है हाइड्रोजन के साथ ऑलरेडी, और इस पे 1 प्लस है, दैट मींस कि एक जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन इसके पास है ये ऑलरेडी डोनेट कर चुका है, जिसके कारण इसके पास एक चार्ज है प्लस चार्ज। यानी कि अब NH4 प्लस के सिचुएशन में NH4 प्लस के फॉर्म में अमोनियम जिसको हम लोग कहते हैं, इसके पास कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है कि ये डोनेट करके लिगेंड की भूमिका निभा सकते। यानी कि ये जो स्पीशीज है वो लिगेंड की भूमिका नहीं निभा सकता है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यानी कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है कि ये डोनेट कर सके। अगला जो हमारा स्पीशीज है वो है आपका NH2 अगर इसको हम लोग अरेंज करें, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इसका तैयार करें तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हम लोगों का तैयार होता है। यहाँ पे एक लोन पेयर हो सकता है, ओके, तो यहाँ पे दिया गया है NH2 CH2 NH2 ओके। तो यहाँ पे भी एक लोन पेयर है और यहाँ पे भी एक लोन पेयर है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के नाइट्रोजन के पास बाहरी कक्षा में जो होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 ये ऑलरेडी बॉन्ड बना चुका है। बाकी की ये 2 पेयर इलेक्ट्रॉन जो इसके पास हैं ये आसानी से डोनेट कर सकता है। इथाइल डाइएमीन इसको नाम दिया जाता है, और ये आसानी से ये डाइडेंटेट लिगेंड है जो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है मोस्ट प्रोबेबली, और ये लिगेंड की भूमिका सीधी सीधी बात है कि ये लिगेंड की भूमिका आसानी से निभा सकता है। चौथा जो हमारा स्पीशीज है वो है आपका कार्बोनिल की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है इसके पास आपका ये 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर सकता है, ओके। यानी कि इसके पास भी लोन पेयर मौजूद है, यहां भी लोन पेयर मौजूद है, तो ये आसानी से लिगेंड की भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि इनके पास वो इलेक्ट्रॉन मौजूद है कि ये आसानी से डोनेट कर सकते हैं और लिगेंड की भूमिका निभा सकते हैं। यानी कि ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 स्पीशीज दिए गए हैं, उसमें से अमोनियम आयन यानी कि NH4 प्लस ही ऐसा स्पीशीज है जो लिगेंड की भूमिका नहीं निभा सकता। कारण ये है कि इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है कि ये डोनेट कर सके और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकते, और लिगेंड वही होते हैं जिनके पास एबिलिटी होती है कि वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सके। तो ये 5 क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन हम लोग अभी देखें। छठा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें से पूछा गया है कि निम्न में से किस स्पीशीज का जो है किस संकुल का किस स्पीशीज का मैग्नेटिक मोमेंटम यानी कि चुंबकीय आघूर्ण मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा है। चुंबकीय आघूर्ण की बात करें तो मैग्नेटिक मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपको उसको हम लोग मैग्नेटिक मोमेंटम इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ओके, इसको हम लोग म्यू से डोनेट करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू होता है रूट अंडर n इंटू n प्लस 2। यानी कि मैग्नेटिक मोमेंटम आप कह सकते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी n जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यानी कि n यहां पे n जो होता है n इक्वल टू n जो होता है ये होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n इक्वल टू नंबर ऑफ
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब बात करते हैं कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन आता कहां से है, क्या होता है, कैसे हम लोग प्राप्त करते हैं इसको, कैसे पता चलता है कि कितना मुक्त इलेक्ट्रॉन आपको दिए गए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में है, ये ऑलरेडी आपको बता दिया जा चुका है। फिर भी हम यहाँ पे क्वेश्चन है आपको डिस्कस करके बता रहे हैं कि आप कैसे पता कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे पास जो स्पीशीज दिए गए हैं, 3 स्पीशीज हमारे पास है, इसको मिटा रहे हैं। हमारे पास 3 कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिए गए हैं, जिसमें हम देख सकते हैं आसानी से कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं तीनों में मौजूद हैं। पहला जो हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो है CrH2O का होल 6 3+। ओके, जो दूसरा है वो है आपका फेरस कंपाउंड CH2O का होल 6 आपका यहाँ पे दिया हुआ है 2+। और जो तीसरा हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो जिंक कंपाउंड है, एक्चुअली ZnH2O का होल 6 आपका यहाँ पे दिया हुआ है 2+। ओके, तो अगर इसकी हम लोग बात करें, इसमें तीनों में देखें तो हमको ये पता करना है, प्रेडिक्ट करना है सबसे पहले कि इसमें कितने तीनों में कितने कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तभी हम बता सकते हैं कि किसका मैग्नेटिक मोमेंटम सबसे ज्यादा है। यहाँ पे तीनों में आप देख सकते हैं कि तीनों में जो है H2O एज अ लिगेंड मौजूद है, लिगेंड के रूप में मौजूद है। और H2O आपको पता है कि एक जो है हमने आपको बताया है एक वीक फील्ड लिगेंड है, जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हमने आपको बताया कि 4 होते हैं, CO होता है, साइनाइड होता है, अमोनिया होता है और EN होता है, ये 4 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। लेकिन H2O जो होता है वो वीक फील्ड लिगेंड होता है। और वीक फील्ड लिगेंड में हमने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन जो भरते हैं ऑर्बिटल के अंदर, वो ऑफ-बाउ के नियम के अनुसार भरते हैं, ऑफ-बाउ के नियम के विरुद्ध नहीं जाते हैं। ओके, तो आपको नॉर्मली यहाँ पे काफी आसान होगा आपको पता करना कि कितने जो लिगेंड है वो मौजूद है। अब बात करते हैं कि आपका जो ये सेंट्रल मेटल है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद है। तो चूंकि हमने आपको बताया कि यहाँ पे एक ही लिगेंड है तीनों में, और ये तीनों लिगेंड जो है आपको न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल, अगर लिगेंड न्यूट्रल हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो सेंट्रल मेटल के ऊपर जो यहाँ पे जो भी N+ दिखाया जाता है वही इस सेंट्रल मेटल का हो जाता है। यानी कि आपका सेंट्रल मेटल जो है यहाँ 3+ के रूप में मौजूद है, यहाँ पे ये न्यूट्रल है इसलिए हम लोग को निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर चार्ज होता तो निकालना पड़ता। यहाँ पे Fe जो है वो 2+ के फॉर्म में मौजूद है और यहाँ Zn भी जो है वो 2+ के फॉर्म में मौजूद है। ओके, अब बात कर लेते हैं कि Cr3+ का मतलब हो गया कि कितने इस ऑक्सीडेशन स्टेट में क्रोमियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो Cr का जो नॉर्मल डाटा इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 24, और इस पे अगर 3+ है यानी कि 3 हम माइनस कर देते हैं, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर इस ऑक्सीडेशन स्टेट में फिलहाल क्रोमियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 21 इलेक्ट्रॉन फिलहाल मौजूद है। फेरस के पास कितने मौजूद हो गए, 26 माइनस अगर 2 कर दें तो फिलहाल इसके पास 24 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। और इसकी अगर हम लोग बात करें तो 30 माइनस अगर 2 कर दें तो फिलहाल इसके पास 28 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ओके, अब बात करते हैं कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 4s2 3d1 होता है। इसको आप अरेंज कर सकते हैं 4s0 3d3 के फॉर्म में। ओके, 4s0 3d3 के फॉर्म में। तो 3d3 के फॉर्म में अगर आप करते हैं तो यहाँ पे 5 ऑर्बिटल यहाँ पे हैं और पांचों में आपका एक एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे फिल आप कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं इसकी। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखें तो आप लिख सकते हैं 4s2 3d4, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3d6 है 4s0, और 3d6 को आप कुछ ऐसे फिल अप कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे वीक फील्ड इलेक्ट्रॉन है तो आप इलेक्ट्रॉन जो है ऑफ बाउ के रूल के अनुसार भरेंगे, और आप इसको पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे और फिर उसकी पेयरिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑफ बाउ। ओके, तो यहाँ पे हमने ऐसे इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर लिया है। अब बात करते हैं हम लोग इसकी
तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखें तो 4s2 3d8 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। और ओके, और यहाँ पे अगर इसको हम लोग अरेंज करें तो 4s आप कह सकते हैं 3d10 4s 0। ओके, 3d10 4s 0। ओके, यानी कि सीधी सीधी बात है कि जब यहाँ पे 3d10 हो ही गया है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कोई नहीं मिलेगा। इस सब में आपका पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है अफबाउ के रूल के अनुसार यहाँ पे सब में जो है अफबाउ के रूल के अनुसार पहले हम लोग एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर उसकी पेयरिंग करते हैं हम लोग। तो अफबाउ के रूल के अनुसार इसमें सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे। इसमें n जो होगा वो 0 हो जाएगा, यहाँ पे n जो होगा वो 4 होगा, और यहाँ पे n जो होगा वो 3 होगा। यानी कि इस स्पीशीज में n का जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा है। ओके, यहाँ पे जो आप कह सकते हैं कि जो ये सेंट्रल वेट आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा यानी कि 4 है, एक में 3 है, एक में 0 है। यानी कि दिए गए क्वेश्चन में ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसका मैग्नेटिक मोमेंटम सबसे ज्यादा होगा। आप निकाल भी सकते हैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, रूट अंडर n इंटू n प्लस 2 आप पता कर सकते हैं। तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंटम होगा वो सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि हमने बात की थी कि जो मैग्नेटिक मोमेंटम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनपेयर्ड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ द सेंट्रल मेटल। ओके, अगला जो क्वेश्चन है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो दिया गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसमें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना काफी आसान होता है, फिर भी चूंकि हम लोग बात जब क्वेश्चंस की कर रहे हैं तो हमें हर एक क्वेश्चन को टच करना होता है, जिससे आपका एक तरह से रिवीजन भी हो जाता है और आपकी जो कमी होती है वो आपको मालूम हो जाती है और आप उस पर सुधार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो दिया गया है वो दिया गया है KCO, इसको हम लोग कार्बोनिल कहते हैं, इसका होल 4 है। ओके, अब इसका हम लोग निकालेंगे कि जो CO है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं X, जिसका हमको निकालना होता है। K का जो होता है वो होता है +1 और ये न्यूट्रल है तो 0, टोटल 0, यानी कि X अब इधर जाके हो जाएगा -1, यानी कि जो आपका यहाँ पे कोबाल्ट जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे -1 होगा। काफी आसान होता है निकालना। आप जिसका वैल्यू प्रेडिक्ट करना है उसको आप x मान लेते हैं, बाकी का जो भी चार्ज होता है वो प्लस या माइनस के फॉर्म में आप यहाँ पे रख देते हैं। होल आप जो फाइनल रिजल्टेंट होता है उसको 0 मान लेते कंसीडर करते हैं, और फाइनली आप दोनों को जो है सॉल्व करके फाइनल x का वैल्यू आप यहाँ पे पता कर लेते हैं, जिससे आपको आसानी से ऑक्सीडेशन स्टेट आप यहाँ पे पता कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि दिए गए जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक दिया गया है जिसमें नंबर ऑफ आयन हमसे पूछा जा रहा है कि कितना होगा। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो यहाँ पे दिया गया है स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि दिया गया है CO NH3 का होल 6, ओके, और Cl2। ओके, यहाँ पे ये है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं क्वेश्चन जो है दिया गया है। इसमें पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ, अब थोड़ा सा हम डाउन कर देते हैं, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है CO NH3 का होल 6 Cl2। इसमें पूछा जा रहा है कि इसको अगर हम सॉल्यूशन में डालते हैं तो नंबर ऑफ आयन इसमें कितने होंगे। तो शुरू में ही आपको बताया गया है कि इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इसीलिए बोला जाता है कि आप इसको किसी भी सॉल्यूशन में डाल दें, इसका जो ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो ये पार्ट है जो कि बड़े कोष्ठक के अंदर है वो कभी टूटता नहीं है, टूटता वही है जो बाहर होता है। यानी कि अगर इसको सॉल्यूशन में डालते हैं तो हमको कुछ आयन जो मिलेंगे वो कुछ ऐसे मिलेंगे, CO NH3 का होल 6 2 प्लस 2Cl माइनस। ओके, यानी कि इसको अगर और हम लोग सॉल्व करें तो कुछ ऐसा होगा, CO
NH3, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, 2 माइनस प्लस Cl माइनस प्लस Cl माइनस, 1 2 और 3, यानी कि टोटल 3 आयंस हमको यहाँ पे मिलेंगे। ओके, आप यहाँ पे गिन सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे को कंफ्यूजन हो जाता है। यहाँ पे 2 Cl माइनस, 2 आयन यहाँ पे और 1 आयन यहाँ पे, यानी कि ये हमेशा एक ही आयन रहता है। तो सीधे सीधे आपको अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सीधे आप काउंट कर लीजिए, एक आयन ये हो गया और ये काउंट कर लीजिए कि यहाँ पे कितने आयन हैं, या इधर कोई काउंटर आयन दिया हुआ है तो उसको काउंट कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पे जितने आयन है वो और बाकी का एक, उसमें एक ऐड कर लीजिए, यानी कि आप सीधे सीधे निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ आयंस ऑफ काउंटर आयन प्लस 1, ये आपका टोटल आयन हो जाएगा किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। काउंटर आयन का आयन कितना हुआ और उसमें एक ऐड कर लीजिए, वो होगा आपका ये वाला आयन, ये ऐड कर लीजिए, आपका टोटल आयन निकल जाता है। ओके, कोई न्यूट्रल कंपाउंड जो है, मान लीजिए उसमें कोई काउंटर आयन नहीं है, ये पहले से न्यूट्रल है, तो उसमें आपको कोई आयन नहीं मिलेगा, वो न्यूट्रल होगा अगर इसमें कोई काउंटर आयन इसमें पहले से नहीं है तो। ओके, तो ये आपका फाइनल प्रेडिक्शन होता है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भी हम लोग एक और वीडियो इस पे तैयार करेंगे जिसमें और कुछ क्वेश्चन हम लोग ऐड करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, आपकी बोर्ड, कमिंग बोर्ड के एग्जाम के लिए, जेईई और नीट के लिए। ओके, तो अभी के लिए बस थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने का ढंग अच्छा लगा हो, तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सके।